ढंग नहीं है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम पद परिचय के संदर्भ में आज हम बताएंगे पद परिचय के संदर्भ में विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। विशेषण, इसके पहले जो पढ़ा रहे थे समझ में आ रहा था। कल विशेषण पर हम चर्चा कर रहे थे। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। तो विशेषण यह किसी की सर आवाज रुक रुक के आ रही है। क्या? रुक रुक के आवाज आ रही है। ध्यान से सुनो। लैग हम कर रहा है सर। किसी वाक्य में विशेषण को कैसे पहचानेंगे? विशेषण को कैसे पहचानेंगे? सारे लोग विशेषण बिंदु को सुन लें। हम पद परिचय में विशेषण को कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताता है। पहले तो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा। और ये विशेषण के प्रकार कितने होते हैं ये हमें जानना है। तो सबसे पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है प्रश्नवाचक विशेषण। ध्यान से मेरे साथ नोट करते जाएं। संकेतवाचक विशेषण, ये परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक को ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो अंतिम पांचवा होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण नोट कर लें। गुणवाचक विशेषण में होता क्या है? एक तो वाचक का मतलब होता है बताने वाला। क्या बताएगा? तो गुण बताएगा। और किसका बताएगा? तो संज्ञा व सर्वनाम का। संज्ञा व सर्वनाम का। तो गुण है तो उस संज्ञा या सर्वनाम का अवगुण भी होगा, यानी दोष भी होगा। तो गुण को भी बताएगा, दोष को भी बताएगा, उसके रंग को भी बताएगा, उसके रूप को भी बताएगा, उसके आकार को भी बताएगा, उसके दशा को भी बताएगा, उसकी अवस्था को भी बताएगा। यानी रंग, यानी क्या चीज बता रहा है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा और अवस्था का जो बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। याद रहेगा? तो जैसे मैंने लिख दिया
यह किसका किसका बोध कराया? गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का, दशा का और अवस्था का बोध कराया। मैंने लिख दिया गुण क्या है, ईमानदार मैंने लिख दिया, ईमानदार बालक, उस व्यक्ति का गुण हो गया। बालक कैसा है? तो ईमानदार है, यह एक गुण है। लेकिन मैंने लिख दिया कि बेईमान व्यक्ति, यह भी एक संज्ञा पद है। मैंने लिख दिया बेईमान व्यक्ति, उसके ये दोष का बोध करा रहा है। काला कागज, उसके रंग का बोध करा रहा है। सुंदर दृश्य, उसके रूप का बोध करा रहा है। आकार में क्या है? मोटी पुस्तक, उसका आकार का बोध करा रहा है। गर्म पानी। तो ये जो है गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था का जो बोध कराता है, उसको सारा हम किसमें गिनेंगे? गुणवाचक विशेषण में। जैसे मैंने लिख दिया ईमानदार बालक, और इसी ईमानदार पर अंडरलाइन करके पूछ दे कि ईमानदार का पद परिचय दीजिए। तो ईमानदार का जब हम पद परिचय देंगे तो देखेंगे कि ईमानदार क्या है, उस संज्ञा का क्या है, गुण बता रहा है। तो हमें गुणवाचक विशेषण लिखना है, गुणवाचक विशेषण। और यदि बेईमान पर भी कर दिया तो बेईमान भी उसका गुण है, बेईमान। यदि रंग का पूछ दे, रूप का पूछ दे, आकार का पूछ दे, लिख दे मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक। ये पुस्तक स्त्रीलिंग है और इसलिए यहां मोटी लग गया। ये जो मोटी पर लगा दे, मोटी पुस्तक, और मोटी का पद परिचय पूछ दे, तो यह मोटी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इतना ध्यान रखना है हमें, हम खूब आसानी से पहचान जाएंगे। उसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था का जो बोध करा दे, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द यदि उसके गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का, दशा का, अवस्था का बोध करा दे, तो हमें गुणवाचक विशेषण में गिनना है। याद हो जाएगा। अब देखें संख्यावाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही हमें बोध हो रहा है कि यह संख्या का बोध कराता है, संख्या के बोध कराएगा, संख्या की विशेषता को बतलाएगा कि वह संख्या कैसी है। अब संख्यावाचक में जैसे मैंने लिख दिया 5 आदमी, मैंने 5 आदमी लिख दिया, 5 आदमी, और लिख दिया एक तरफ कुछ आदमी, कुछ आदमी। तो 5 तो संख्या का बोध करा ही रहा है, यह कुछ भी संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन यह 5 जो है निश्चित का बोध करा रहा है। निश्चित, निश्चित, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। और ये कुछ जो है अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। यानी संख्यावाचक विशेषण को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, इतना याद रखो। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वाचक मतलब बताने वाला, क्या बताने वाला? संख्या का बताने वाला, संख्या को बताने वाला। तो निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के रूप में हम पढ़ेंगे। इतना ध्यान दें, यदि संख्यावाचक विशेषण में
संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण को भी हम 4 भागों में पढ़ेंगे। एक तो संख्यावाचक विशेषण को मेरे साथ नोट करो, पहचान के लिए अच्छा रहेगा। संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चित है, संख्या जो निश्चित है, जो संख्या निश्चित है, जो संख्या निश्चित है, इसको नोट कर लो। जो संख्या निश्चित है, इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला तो गणना के रूप में, दूसरा आवृत्ति के रूप में, या कोष्ठ में लिख लो इसको गुणा के रूप में। और तीसरा जो रूप हम पढ़ेंगे वह जो है क्रम के रूप में। और अंतिम इसका जो भाग पढ़ेंगे समूह या समुदाय के रूप में। समूह या समुदाय के रूप में। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? गणना के रूप में यदि हम संख्यावाचक विशेषण का रूप लेते हैं तो गणना में 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी आ जाए कि हमारे विद्यालय में 5 आदमी हैं, तो 5 बोध जो करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, उसमें गणनावाचक संख्या में गणनावाचक के रूप में बोध करा रहा है, यानी गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। यदि पूछ दे, यहाँ पूछ दे कि 5 बालक पढ़ रहे हैं, और 5 पर अंडरलाइन कर दे, तो हमें इसका पद परिचय देते समय लिखना होगा। और एक ही शब्द का सारा पद परिचय देना होता है कि वह क्या है, वो अंत में बताएंगे कि सब पद परिचय कैसे हम देंगे, क्योंकि यह प्रकरण बहुत कठिन है। जब तक पूरा व्याकरण हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, किसी भी शब्द का पद परिचय व्याकरणिक रूप से देना कठिन होगा। इसलिए इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आप आसानी से इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। तो यह 5 जो है गणना के रूप में संख्यावाचक विशेषण होगा। गणना संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति के रूप में जैसे हम कहते हैं 2 गुना, 4 गुना। मैं जैसे कह दिया कि आज कक्षा में कल के अपेक्षा 2 गुना लोग बैठे हैं। क्या है? कल के अपेक्षा 2 गुना बालक पढ़ रहे हैं। 2 गुना बालक पढ़ रहे हैं, और 2 गुना पर क्या किया? अंडरलाइन कर दिया और पूछ दिया इसका पद परिचय दीजिए। 2 गुना, तो 2 गुना में क्या हम लिखेंगे कि आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण, या तो हम इसको साफ रूप से संख्यावाचक विशेषण भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन यदि आवृत्ति लिखते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप जान जाएं। अब क्रम के रूप में हम कहते हैं कि कक्षा में मेरा क्या है? तीसरा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है। ये एक क्रम है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये एक क्रम है। एक के बाद एक का क्रम हो, पहला हो, दूसरा हो, तब तीसरा हो, तब चौथा हो, तब 5वां हो। मैंने कह दिया इस पंक्ति का 5वां व्यक्ति आ जाए,
इस पंक्ति का 5वां व्यक्ति आ जाए, तो ये क्रम का बोध करा रहा है। क्रम के रूप में संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब समूह क्रम भी हम समझ गए, आवृत्ति भी समझ गए, गणना भी समझ गए। अब समूह या समुदाय, समूह या समुदाय में क्या होता है? जैसे मैंने कहा, दोनों खड़े हो जाओ, तीनों बैठ जाओ। अब जब 3 को बैठाएंगे तो 3 व्यक्ति यदि मेरे सामने हैं और 3 को कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, तीनों को बैठा दिए। यानी यह समूह में यदि बोध कराया जाए, तीनों खड़े हो जाओ, 2 बैठ जाओ तो 2 ही बैठेगा, 1 खड़ा रह जाएगा। यानी समूह का जो बोध कराए, और इसमें युग्म में भी, समूह में युग्म भी होता है। जैसे 5-6 व्यक्ति, मैंने लिख दिया 5, 6 व्यक्ति, ये भी याद रखो। 5-6 व्यक्ति आएंगे, कल 5-6 व्यक्ति आएंगे और 5-6 में पद परिचय पूछ दे। कल 5-6 व्यक्ति घर आएंगे तो 5-6 का पद परिचय पूछे तो समूह में आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इतना हमें याद रखना है। अब देखें, इन तीनों को नोट कर लें अच्छे से। संख्यावाचक के निश्चय में ये 5 और 6 ये जो है इसमें आ जाएंगे, अनिश्चय में कुछ आ जाएंगे, कुछ व्यक्ति। बहुत ये अनिश्चय का आसान है, 5-6 अनुमान लगाया जाता है। अनिश्चय का उदाहरण है अनिश्चयवाचक का अनिश्चय संख्यावाचक है, कुछ हो जाए, कुछ व्यक्ति आएंगे। 5-6 व्यक्ति युग्म में भी आ जाए, संख्या का बोध करा दे, 5-6 व्यक्ति आएंगे। लगभग आ जाए कि लगभग 5000 बच्चे पढ़ने आएंगे, तो ये अनिश्चय का बोध करा देगा। ये उदाहरण में लिख लो थोड़ा सा। पहले तो गणना का बोध कराएगा, 1 2 3 4 5 6 का। आवृत्ति का बोध कराएगा, गुणा का बोध कराएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना। उसके बाद क्रम का बोध कराएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद समूह का बोध कराएगा, और उसके बाद अनिश्चय मैंने कुछ का और युग्म का बोध कराएगा। साधारण रूप से लिख लें, इसको हम खूब आसानी से इन वाक्यों को हम पहचान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, आगे हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, सबसे पहले तो ये मात्रा का और माप तोल का बोध कराता है। किसका किसका बोध कराता है? मात्रा का और माप तौल का। माप तौल का बोध कराता है, माप का और तौल का बोध कराता है। यह एक ऐसी इकाई है, जैसे मैंने कहा 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर। मैंने कहा 5 मीटर, मैंने कहा 6 किलोमीटर की में। तो ये माप तोल का बोध करा रहा है। मैंने कह दिया 8 किलोमीटर, तो इसमें भी ये तो निश्चित है कि 1 5 6 1 लीटर है, 5 मीटर है, 6 किलोमीटर है। यानी इसमें भी निश्चय है, निश्चित का बोध करा रहा है। और इसमें भी अनिश्चित का बोध कराता है। मैंने कहा कुछ किलोमीटर, कुछ की में।
कुछ किलोमीटर, मैंने कहा लगभग 5 मीटर, तो इसमें भी अनिश्चय का बोध कराया, इसमें भी अनिश्चय का बोध करा रहा है। यानी परिणामवाचक को भी हम निश्चय के रूप में और अनिश्चय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आज रात में बहुत पानी गिरा, मैंने क्या कहा, आज रात में बारिश हुई है ना, आज रात में पानी गिरा है। मैंने कहा आज रात में बहुत पानी गिरा, एक तो आ गया बहुत पानी गिरा, आज रात में बहुत पानी गिरा। और कहते हैं कि बहुत बालक पढ़ रहे हैं, बहुत बालक पढ़ रहे हैं, बहुत बालक पढ़ रहे हैं। यदि इसके बाद ये संज्ञा पानी आ जाए और इसके बाद बहुत के बाद संज्ञा बालक आ जाए और इस बहुत का पद परिचय पूछ दे, तो बताएं ये बहुत और यह बहुत में दोनों में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? विचार करें। ये बहुत दोनों परिमाणवाचक होगा या दोनों संख्यावाचक का अनिश्चय होगा या दोनों अनिश्चयवाचक संख्या होगा या एक परिमाणवाचक होगा, एक संख्यावाचक होगा, या पहला संख्यावाचक होगा दूसरा परिमाणवाचक होगा? आप ध्यान से देखें। बहुत पानी, आज रात में बहुत पानी गिरा, आज रात में बहुत पानी गिरा, आज कक्षा में बहुत बालक पढ़ रहे हैं। तो यहां देखें, ये जो पानी शब्द है, पानी की हम गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। और यहाँ बालक की गणना सब कर सकते हैं, बहुत बालक होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, गणना कर सकते हैं। तो जो गणना कर सकते हैं वहां जो है संख्या में ले लेंगे, संख्या। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द आ जाएं। यहाँ बहुत बालक में बहुत पर अंडर कर दे, अंडरलाइन कर दे और पद परिचय पूछ दे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये दो चीज समझ जाओ तो इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नोट कर लो। और ये पानी जो है, यहाँ बहुत जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण में गिनेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाएगा। इन दोनों में गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में ढेर सारे बच्चे इन चीजों को गलत कर देते हैं। दोनों में जो व्याकरणिक नियम है हमें याद रखना है। ये दोनों का अंतर नोट कर लें, समझने के लिए आसानी रहेगी, सारे बच्चों को याद कर लें। हाँ, एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक और चीज ध्यान दे लें। हो गया, आज रात में बहुत पानी गिरा, जिसमें पूछ दे बहुत का पद परिचय, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कक्षा में बहुत बालक पढ़ रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब देख लें, एक चीज और याद रख लें। जैसे मैंने लिख दिया थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, मैंने लिख दिया थोड़ा कपड़ा। और एक शब्द लिख दिया थोड़े कपड़े, थोड़े कपड़े। और यहाँ थोड़े का पद परिचय और यहाँ थोड़ा का पद परिचय हमको देना है। बतावें निश्चितवाचक होगा कि अनिश्चितवाचक होगा?
तो ये नियम याद रखो। थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा का मतलब कि यह एक बंडल है जो फिक्स है, थोड़ा सा है वह फिक्स है। तो यहां हम परिमाणवाचक गिनेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में गिनेंगे। और थोड़े कपड़े जो है, थोड़े कपड़े जो है यह बहुवचन में है, बहुवचन के वजह से हम अनिश्चित संख्यावाचक में गिनेंगे। याद रखना, यदि बहुवचन का रूप मिल जाए तो यह अनिश्चयवाचक संख्यावाचक में गिना जाएगा। और थोड़ा जिसको हम एक माप सकें, जिसका हम माप बता सकें, वह जो है परिमाण में गिना जाएगा। बहुत मामूली सा अंतर है, ये दो चीज देख लो, थोड़ा और थोड़े में। बहुवचन के रूप में अनिश्चित संख्यावाचक में हम गिनेंगे, ये याद रखना। इसके पहले का दो बिंदु और ये दो बिंदु तो हम परिमाणवाचक विशेषण को आसानी से पहचान जाएंगे। परिमाण में माप तोल का बोध कराता है, जैसे 5 लीटर पानी, 2 लीटर दूध। यदि निश्चय का बोध कराए तो निश्चित, अनिश्चय का बोध कराए तो अनिश्चित। ये ध्यान हमें रखना है। निश्चय का बोध कराए तो निश्चित और अनिश्चय का बोध कराए तो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जिस तरह संख्यावाचक में भी निश्चय और अनिश्चित होता है, उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम आएंगे संकेतवाचक पर। संकेतवाचक को एक और नाम से हम जानते हैं सर्वनामिक विशेषण। इस संकेतवाचक को हम पहले भी बता चुके हैं, जब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे थे उस समय कहाँ संकेतवाचक होगा और कहाँ निश्चयवाचक विशेष सर्वनाम होगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, मैंने लिख दिया यह पुस्तक मेरी है। कल पढ़ाए ये मेरी का पद परिचय पूछ दे तो हमें मालूम हो जाएगा रा रे री कहाँ आता है, तुरंत हम पहचान जाएंगे। है इसकी पूरक सहायक क्रिया है। ये पुस्तक का पद परिचय पूछ दे तो हम बता देंगे कि यह पुस्तक क्या है। यह का पद परिचय पूछ दे तो यह भी हम बता देंगे कि यह क्या है। लेकिन किस तरह बताएंगे, यह नियम देख लो। यह मेरी पुस्तक है, और यदि इसी चीज को लिख दे कि यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, दोनों में अंतर समझ जाओ। कहाँ निश्चित सर्वनाम होगा और कहाँ यह विशेषण होगा। यदि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा पद आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद, नोट कर लो, यदि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा पद आ जाए तो उस संज्ञा पद की यह विशेषता को बतलाने लगता है। क्या करता है? विशेषता बतलाने लगता है। वह उसकी विशेषण बन जाता है, वह विशेषण बन जाता है, वह विशेषण बन जाता है। और वह विशेषण यह पुस्तक के संकेतवाचक यानी सर्वनामी, यह संकेत करने लगा इस पुस्तक का, यह पुस्तक, यह पुस्तक, यह पेन, वह क्या कर रहा है? उसके तरफ संकेत कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, संकेत या सार्वनामिक। क्योंकि संकेत कर रहा है और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन यदि यह शब्द के बाद यदि कोई ये योजक आ जाए और इसके बाद ठीक संज्ञा पद आ जाए तो समझना यह जो है निश्चित का बोध कराता है, निश्चित का बोध कराता है, निश्चित का बोध कराता है। ये दोनों में अंतर समझ जाएंगे। यानी ये दोनों वाक्य पूछ दे और यह पर अंडरलाइन कर दे कि यह का पद परिचय दीजिए, तो ठीक यह के बाद यदि संज्ञावाचक पद होगा
तो वह विशेषण में चला जाएगा। यदि ठीक के बाद संज्ञावाचक पद नहीं है, यदि कोई दूसरा योजक चिन्ह है या दूसरा पद है या दूसरा कोई भी शब्द जोड़ने का काम करता है तो वह निश्चित का बोध कराने लगता है। ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में हमें बस इतना जानना है कि जैसे संज्ञा पद है, व्यक्ति, जैसे भारत है, भारत से हम संज्ञा बनाएंगे तो भारतीय हो जाएगा, भारतीय। जयपुर है, लिखते हैं ना जयपुर, जयपुरी भुजिया, जयपुरी भुजिया, जयपुरी भुजिया। कानपुरी चूड़ियां। इसी तरह हम संज्ञा पद से भी विशेषण बना लेंगे, संज्ञा पद से भी विशेषण बना लेंगे, ये ध्यान रखना है। संज्ञा पद से भी विशेषण हम बना लेंगे, याद रखना। और उसका पद परिचय पूछे तो हम व्यक्तिवाचक में ले लेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण में गिन लेंगे। यह भी बहुत आसान है, इसको हमको याद रखना है। अब हम जानेंगे कि जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो ये व्याकरण का पद परिचय देने में ये सारी चीजों को हमको जानना होता है, जिसमें विकारी शब्दों को, जो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द हैं और अविकारी शब्द हैं, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आएगा। एक अंत में संकर शब्द भी आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द आएगा। ऋण शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से, योग से बना होता है और सार्थक होता है। और योग ऋण शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना होता है लेकिन अर्थ तीसरे को प्रदान करता है, वह योग ऋण शब्द कहलाता है। और प्रयोग के आधार पर हम दो भागों में पढ़ते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम पढ़ चुके हैं, क्रिया को पढ़ना है, क्रिया। अब क्रिया को पढ़ने के लिए, क्रिया क्या होती है? चलना, फिरना, हंसना, बोलना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं हैं। बिना क्रिया का कोई वाक्य पूरा नहीं होता। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो अकर्मक होती है और दूसरा सकर्मक होती है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो, और सकर्मक का मतलब जिसके साथ कर्म हो। इसको अच्छे से आपको पहचान लेना है कि यह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अंत में आता है निपात। अब क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। सीधी सी बात है, वह क्रिया की विशेषता को बतलाएगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब आता है संबंध। तो संबंध बोधक में क्या करेगा? संज्ञा व सर्वनाम को अन्य संज्ञा व सर्वनाम से जोड़ने का करेगा काम, वह संबंध होगा। और समुच्चय बोधक क्या करेगा? तो समुच्चय बोधक एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ने का काम करेगा। जो उसके बीच में योजक चिन्ह आ जाएंगे वह समुच्चय बोधक कहलाएगा। उसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक क्या कहलाएगा? हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि का जो बोध कराएगा
हर्ष का, शोक का, घृणा का, करुणा का, दया का, जो विस्मय का बोध कराएगा वह विस्मयाद होगा। और निपात जो अंत में हम पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे? यदि किसी पद पर बल देकर बात की जाए, वाक्य में प्रयुक्त तो शब्द ही पद हो जाता है। तो यदि कोई वाक्य है और कि उस वाक्य में किसी पद पर बल देकर बलपूर्वक बात किया जाए तो वह निपात कहलाता है। खूब हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये पद परिचय में इतनी चीजें आपको कम से कम आनी चाहिए, आना चाहिए। अब हमें तो हमें इन सारे चीजों को जानना है। अब तो 2 पीरियड 3 दिन लग गया केवल विकारी शब्द को पढ़ाने में। तो अविकारी शब्दों को आप लोगों को पढ़ना होगा। क्रिया विशेषण हटा दीजिए, सब बच्चे आ जाए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाएगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक में हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय का बोध कराएगा। और निपात में बल पूर्वक बात की जाएगी। बहुत कम समय रह गया है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो। यस सर। सर। हाँ बताओ बेटा। यस सर। सर। हाँ बताओ। सर यह मेरी पुस्तक है सर, वो एग्जाम्पल एक बार समझाइए ना, क्लियर देख नहीं लो। हुआ। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, मेरा घर है, यह मेरा घर है। यदि यह दोनों सर्वनाम हैं, यह भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। किसके सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब लिख दे संज्ञा मोहन या सोहन के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है। अब यह ठीक सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा लिख दी जाती है, यदि सर्वनाम के ठीक बाद कोई संज्ञा लिख दी जाती है तो वह क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो वह विशेषण हो जाता है बेटा, याद रखना। तो वह विशेषण हो जाता है। और ठीक संज्ञा के बाद यदि कोई पद आ जाए और इस पद के बाद संज्ञा पद आ जाए, संज्ञा पद आ जाए, तो यह जो होता है निश्चय का बोध कराने लगता है। दोनों में अंतर समझ जाएं। यह घर मेरा है। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे जो यह है, यह घर मेरा है, इसमें यह मतलब कि सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा? नहीं बेटा, ये निश्चय का बोध कराता है। सर्वनामिक विशेषण कहाँ होगा? यह घर संकेत वाचक होगा। संकेत को ही सर्वनामिक विशेषण। यह घर, यह संकेत करने लग रहा है कि यह घर, यह घर, यह घर, यह पेड़, ठीक है, संकेत करने लग रहा है। ठीक है ना? तो ये ठीक सर निश्चित संख्यावाचक का जो चार्ट से बताया था उसको ठीक संज्ञा के बाद, ठीक सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा पद लिख दिया जाए तो वह कहाँ हो जाएगा? विशेषण में गिना जाएगा। और ठीक इसके बाद कोई पद आ जाए और उसके बाद संज्ञावाचक पद की गिनती की जाए तो वह निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। निश्चयवाचक निपात का एग्जाम्पल सर्वनाम हो जाएगा। निपात। इसके बाद सर गणना के रूप में वो समझ में नहीं आया? देखो, अब देखो इसका संख्यावाचक को देख लो एक बार, बहुत समय कम है। गणना के रूप में, गणना के रूप में, आवृत्ति के रूप में, आवृत्ति माने गुणा के रूप में, गुणा के रूप में, इसके बाद क्रम के रूप में, समय कम है जल्दी देख लो, क्रम के रूप में, और इसके बाद समूह या समुदाय के रूप में, समूह या समुदाय, समूह या समुदाय के रूप में। गणना के रूप में 1 2 3 4 5, एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, एक का पूछ दे,
जैसे 5 लोग पढ़ रहे हैं